आरक्षण और सियासत का साथ इन दिनों चोली दामन सा बना हुआ है। सुप्रीम फैसले के बाद जहां एक और एमपी सरकार उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष आरोप लगा सरकार से सवाल पूछ रही है। भाजपा एक और फैसले के बाद जश्न मना इसे जीत के तौर पर देख रही है, तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल दागते हुए कमलनाथ से पूछा कि आखिर भ्रम की राजनीति क्यों कर रहे हैं, क्यों दोबारा कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग का अहित करने पर उतारू हैं। कि जब आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में गई थी, तो आप अदालत क्यों गए थे? आपकी अदालत में जाने पर कोर्ट ने पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया था और कहा था सरकार को कि बिना आरक्षण के पिछड़ों के चुनाव में जाएं। अब जब अदालत ने आदेश दे दिया है कि पिछड़ों के साथ जा सकते हैं, तो शून्य हट गया। इतना सब होने के बाद आप फिर अदालत जाने की बात कल आपने कही, तो क्यों जा रहे हो? ये स्पष्ट करो, आप जनता की अदालत से क्यों भाग रहे हो? बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि आरक्षण रुकवाने के लिए एक दूसरे को भी जिम्मेदार ठहराया गया। दोनों ओर से सवाल दागे गए। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले कि सरकार जब चुनाव कराने जा रही थी, तो क्यों तनख्वाह कोर्ट चले गए। वहीं दिग्विजय ने कहा कि सरकार की गलती से आरक्षण 14% ही रह गया। विवेक तनखा जी पहले ये बताएं कि उनने आरक्षण 0 क्यों करवाया था? अदालत गए क्यों थे जब हम आरक्षण के साथ चुनाव में गए थे? इसका पहले जवाब दें कि 0 करवाने के बाद फिर अदालत में क्यों नहीं गए वो? देखिए, कमलनाथ जी की अब कलई खुल चुकी है। अब वो कुछ भी करते रहे और कुछ भी कहते रहे, लोगों का विश्वास तोड़ दिया उन्होंने। ये दुर्भाग्य है कि जिन पिछड़ा वर्गों को 27% सन 94 से मिल रहा था, इस सरकार की मूर्खता के कारण 27% से घटकर 14% रह गया। फिलहाल कोर्ट ने 50% तक आरक्षण के साथ चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं, जिसकी तैयारी भी भाजपा ने शुरू कर दी है। तो वहीं कांग्रेस ने भी 27% आरक्षण देने का फैसला लिया है, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी होगी। लेकिन देखना होगा कि ओबीसी के साथ आधी आबादी को साधने में कौन कितना सफल होगा, और साथ ही ये कि जनता इस आरक्षण का श्रेय किसको देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम चर्चा को शुरू करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। आरक्षण पर हो रही सियासत का क्या होगा अंजाम? आरक्षण पर श्रेय की सियासत के मायने क्या हैं? क्यों कांग्रेस खड़ी कर रही है सरकार पर सवाल? क्यों भाजपा ने कही कांग्रेस के भ्रम फैलाने की बात? तो ये 4 मुद्दे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बातें हम बातचीत में इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर आर्थिक आरक्षण जैसी कोई क्रीमी लेयर चुनाव लड़ने पर क्यों नहीं। हमारे साथ चर्चा में रहेंगे 3 विशेष मेहमान। स्टूडियो में हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पवन पटेल जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता स्काइप पर हमारे साथ हैं राजपाल सिसोदिया जी, और वरिष्ठ पत्रकार साथी सुरेश शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में कर लेता हूं, मेरे पास बैठे हैं पवन पटेल जी। पटेल जी, ये जो श्रेय का मामला है, हालांकि राजनीति में कोई श्रेय ना लूटे, ये हमें लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है। ये तो वैसे ही जैसे कि कोई दही माखन लूटने की बात करे, तो कोई दही माखन छोड़ता नहीं है। लेकिन क्या सच में ओबीसी का भला हो रहा है? और मैं एक सवाल जरूर इसमें जोड़ रहा हूँ अलग से, वो ये कि जैसे नौकरियों में क्रीमी लेयर होती है ओबीसी की या आरक्षण वालों की, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता क्योंकि वो उससे ऊपर निकल गए हैं। तो राजनीति में क्रीमी लेयर को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही? दोनों पार्टियां इस पर चुप हैं, और इस पर भी आपकी अगर राय आए तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे के साथ थोड़ा सा न्याय और बढ़ जाएगा। आपकी राय? देखिए, अभी आप नरोत्तम मिश्रा जी की जो क्लिपिंग दिखा रहे थे, एक चीज़ तो बड़ी समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की ट्रेनिंग कितनी मास्टरी हासिल है, कि कितने एकदम चेहरे में रत्ती भर भाव नहीं आए। पूरी दुनिया जान रही है, ओबीसी वर्ग जान रहा है कि क्या खिलवाड़ इन लोगों ने खेला, लेकिन उनके चेहरे में एक शिकन नहीं,
ऐसे बखूबी झूठ बोलते हैं कि उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। अब ये बोल रहे हैं भ्रम की राजनीति, मैं तो बोल रहा हूं कि डंकी की चोट पर मैं बोल रहा हूं कि अब इतिहास गवाह है कांग्रेस का। हम तो बोल रहे हैं जवाब दें, 1 to 1 बात करें। 14% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मुकार दें, मना कर दे कि नहीं दिया है। नगरी ने कहा ग्राम पंचायत में आरक्षण माननीय दिग्विजय सिंह ने दिया, और 15 महीने से कम समय काम करने को कमलनाथ जी को मिला, उसमें उन्होंने 27% आरक्षण दिया, 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दिए, सिद्ध कर दिया कि हम ओबीसी वर्ग का ही लगते भला कौन चाहती है। इसमें कोई भ्रम की राजनीति नहीं, सब कुछ क्लियर है। लेकिन उसके बाद भी इतने मास्टर आदमी है कि उसके बाद भी उस चीज को लड़ रहे हैं कि नहीं दिन को दिन नहीं रात कहो, रात को रात नहीं दिन कहो। इस तरह का तमाशा चल रहा है। किस बात का श्रेय लेना चाह रहे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि हम सत्ता में किसी तरह बने रहें। जब उनको जहां पे लगता है कि अब हमारी सत्ता में कुछ गड़बड़ी हो रही, कोई हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, तब वो जागते हैं और मीटिंग करते हैं कि इससे कैसे निकला जाए। इसी आप 1-2 मिनट आधा सेकंड के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, आराम से। जो दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे हुए थे, 750 से ज्यादा किसान मर गए। इतने दिनों तक उनकी सुध नहीं ली, उनको आतंकवादी बोला गया, फिलिस्तीनी बोला गया। फिर जब इनको लगा कि अब हम क्या करें भैया, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हाथ से निकल जाएगा, बैठी मीटिंग इनकी कि अब क्या किया जाए, कहीं ना कोई रास्ता नहीं है, माफी मांगो। माफी मांगा, ये सब किया और किसान बिल वापस ले लिया। ये तो इनका है। अब इस बार इन्होंने क्या कि हमने ओबीसी के लिए किया तो कुछ नहीं, अब क्या करें, ओबीसी तो जाग चुका है, फिर बैठी मीटिंग की अब क्या करें। तो इसलिए इस तरह का षड्यंत्र रचा। ये पवन कुमार पटेल और कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही, पूरे न्यूज़पेपर बोल रहे हैं। कोर्ट का स्टेटमेंट था कि इन्होंने जो जानकारियां कोर्ट ने मांगी वो जानकारी इन्होंने पेश नहीं की। इनके द्वारा कोर्ट का वक्तव्य था, इनके द्वारा जो दस्तावेज सबमिट किए गए वो सिर्फ एक दस्तावेज का पुलिंदा था, उसके आधार पे ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, कोर्ट का वक्तव्य था। इन्होंने अब क्या किया कि अब क्या करें। अब इनका देखिए, हमने 14 किया, 27 किया, इन्होंने पहले उसको 0 किया। अब 0 के बाद 14 करके मिठाई खिला रहे। मतलब मुझे बड़ा हंसी आ रही इनकी मति पे कि क्या सोच के कर रहे हैं। यह तो सामने वालों को एकदम बेवकूफ समझ के रखे हैं कि सामने वाला मिठाई खिला रहे एक दूसरे को। पूरी दुनिया जान रही कि तुमने 27% आरक्षण को 0 कर दिया, फिर 0 करके वापस 14 ला दिया। और शिवराज सिंह चौहान जी का स्टेटमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि ऐतिहासिक इसमें क्या चीज हुई कि भाई या तो आपने 35 की बात की थी या तो 35 दिलवा देते तो ऐतिहासिक था। वो तो 14 था, 14 से कमलनाथ जी ने 27 किया, उसको वापस तुम 14 कर दिया, बोले ऐतिहासिक फैसला समझ से परे। अब अगर ये इतने उस समय इन्होंने क्या सबसे बड़ा त्याग बलिदान किया कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने विदेश यात्रा को कैंसिल कर दिया। ओबीसी के हित में सबसे बड़ा उनका त्याग बलिदान यही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पदाधिकारियों से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि अगर आप ओबीसी वर्ग के इतने हितैषी थे तो जब 14-15 साल तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तब इन्होंने ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका जवाब कोई नहीं देता है। अब आज चूंकि इनको सत्ता से बाहर रह नहीं सकते हैं, हम कांग्रेस तो आम आदमी की लड़ाई लड़ती रहेगी, उसको सत्ता की भूख ही नहीं है, सत्ता हमारा ध्येय नहीं है। हम तो आम आदमी की सेवा करना चाहते हैं, गरीब मजदूर किसान की आज लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। ये सत्ता के भूखे लोग हैं। ये बता दे कि सत्ता जब हटती तभी उस वर्ग का क्यों भला चाहते हैं। अब इसी तरह आदिवासियों का देखिए, अभी तक बिरसा मुंडा की किसी की जयंती नहीं मनाते थे, कोई काम नहीं करते थे, पूरा आदिवासी में हो गया। तो ये तो मास्टर हर चीज को इवेंट बना के कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, बीजेपी जैसी प्लेयर है, आपको अपने प्रतिद्वंदी के हिसाब से खेलना पड़ेगा। कई बार ये होता है कि एक टीम प्लेयर के गोल सेट कर देती है, तो हमें लगता है कि जो पार्टी थोड़ी सी दमदार होती है वो सेट करती है, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं उसके आसपास जाना पड़ेगा। सत्ता के आधार पे चलेंगे सर, कुछ भी हो जाए हम लोग वो रास्ता नहीं छोड़ेंगे, उसी आधार पे चलेंगे। सत्ता मिले या ना मिले, आम आदमी की लड़ाई लड़ती रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था, उसकी रक्षा करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। राजपाल जी, बहुत सारे सवाल हैं आदिवासियों से लेकर आरक्षण तक का, लेकिन मैंने एक सवाल इसमें जोड़ा था अलग से, वो ये कि क्रीमी लेयर को क्यों ना इस आरक्षण से अलग किया जाए, क्योंकि जब नौकरियों में अलग होते हैं तो फिर चुनाव में भी जिनके पास पैसा है, जो समाज में ऊपर आ गए, क्या उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए? इस पर आपकी राय। सवाल थोड़ा सा उलझन वाला है, आप चाहें तो उत्तर दें। राजपाल जी। राघवेंद्र जी, कोशिश करूंगा उससे बात करने की। नमस्कार, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे एक बहस को शुरू करने का काम किया जी। पहले तो मैं अनिल भाई पटेल बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सत्ता उनका ध्येय नहीं है, मिले या नहीं मिले। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान करे वो ऐसे ही विपक्ष में बने रहे, हमेशा बने रहे, देश में भी प्रदेश में भी। अब वो ये कह रहे थे कि भाई इन्होंने 0 करा और 0 से फिर 14 करा और 14 से 27 करा और 27 से फिर 0 करा और ऐसे कुछ कहानी बता रहे थे।
मेरे को ज्यादा कहानी नहीं आती, मैं तो तर्कों के साथ बात करता हूँ। और तर्क सिर्फ इतना सा है कि आज से ठीक 4 महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए स्थानीय निकाय के और पंचायत के। यही सुप्रीम कोर्ट, यही विषय, इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के महाराष्ट्र में चुनाव कराए जाए। कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में, क्या अपील, क्या एप्लीकेशन आप मॉडिफिकेशन महाराष्ट्र के किसी वकील को मालूम नहीं था? सरकार के किसी नुमाइंदे को मालूम नहीं था? क्या ये वहां जाकर ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे जैसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लड़ी? तो सच्चा हितैषी कौन हुआ ओबीसी का, ये समझ में आ जाए। यही आदेश जो 10 मई को आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अगेंस्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन में गए, जिसमें कल जजमेंट आया, और उस जजमेंट में यह कहा गया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ में स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव होंगे। तो क्या ये काम महाराष्ट्र सरकार जो कि कांग्रेस की है, ये 6 महीने पहले करके चुनाव नहीं करा सकती थी? पर नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय के चुनाव महाराष्ट्र प्रदेश में करा दिए। देश ने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा। तो ये कथनी और करनी के अंतर को मैं उदाहरण के आपके सामने नजीर के साथ में प्रस्तुत कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सदन के अंदर ये बात बोली थी, पार्टी के फोरम पे बोली थी, पत्रकारों के बीच में बोली थी, शासकीय संकल्प में बोला था, अशासकीय संकल्प में बोला था कि मध्य प्रदेश की धरती पर स्थानीय निकाय के अगर चुनाव होंगे तो हमारे ओबीसी बंधुओं को साथ में लेकर होंगे। अब बात करते हैं अपन ओबीसी के शैक्षणिक और रोजगार की। तो शैक्षणिक और रोजगार में ओबीसी का 27% आरक्षण इस मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी सरकार ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद में लागू करने का काम कर दिया है, वो चल रहा है। जब आप मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने सबसे सामने एक बड़ी चिंता आती है, और वो आती है सामान्य निर्धन वर्ग की। और जब सामान्य निर्धन वर्ग के गरीबों की जब उनके सामने चिंता आती है तो मोदी जी पूरे देश भर में ईडब्ल्यूएस के 10% हमारे वो सामान्य निर्धन, ये क्रीमी लेयर का जवाब है राघवेंद्र जी का। वो निर्धन जो सामान्य वर्गों में आते हैं परंतु उनको आरक्षण की जरूरत है, उनको 10% हमने आरक्षण दिया। तो ये हमारी जो बात है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको हमने चरितार्थ किया कि नहीं किया, आप बताइए। हम जो अवसर में आए, जब हमें सरकार में आने का अवसर मिला तो हमने सामान्य निर्धन के लिए भी 10% आरक्षण दिया। जब हम प्रदेश में हमारे पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से गलत तथ्यों के आधार पर और बिना प्रक्रिया का पालन किए ओबीसी को उलझा के चली गई, तो उसको सुलझाने का काम हमने किया। चलिए, शिक्षा और रोजगार में 27% आरक्षण में लागू करा। शिवराज सिंह बचा उसके बाद में, हाँ मैं आ रहा हूँ, मुझे अपना काम करने उसके बाद दीजिए। में, उसके बाद में, ठीक है ना, वो कितना जवाब, कितना टाइम दे, 1 मिनट, मुझे मालूम है कब किसको कितना रोकना है। उसके बाद में अवसर आया, जब इस बात का अवसर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करने का कहा, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने विदेश का दौरा स्थगित करके वकीलों के ऑफिस में चक्कर लगाए, दिल्ली में 2 दिन तक रहकर पूरे मंत्रिमंडल के साथ में। अरे सर, तो जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप पेश कर देते 10 पवन जी, राजपाल जी, एक मिनट, समस्या है। राजपाल जी, एक सेकंड, मेरी 22 साल की वकालत है। राजपाल जी, एक मिनट का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। राजपाल जी, जानकारी पूरी उस तरह से निर्णय नहीं को पेश- राजपाल जी, एक मिनट, मेरी बात सुनेंगे आप? 1 मिनट, जी। मेरा दोनों से आग्रह है कि किसी को कोई बातचीत पर टोके नहीं, क्योंकि टोका टाके करने से कोई नहीं, विद्वत्ता मैं तो जाहिर नहीं नहीं टोक होती रहा हूं। है। मैं आप तो बात टोक ही पूरी नहीं करने दें, आप भी ना टोके और आप भी उनको ना टोके। जी नहीं, मैंने तो टोका ही नहीं साहब, ये जी। बोल रहे थे अनिल जी बहुत लंबा बोल रहे थे, मैं कहा बोला बीच में? जी मेरी आदत ही जी। नहीं। आप तो राघवेंद्र जी वैसा जानते हैं मुझे लंबे समय से, मेरी आदत नहीं है। जी, मैं ये कह रहा था मेरी बात पूरी हो जाए, मैं क्रीमी लेयर पे भी आना चाह रहा था, इसलिए मैं मेरी बात को पूरी कर। तो हमें जब अवसर मिला तो हमने समाज के सभी वर्गों को साधने का काम, साधना से मतलब उनको हाथ पकड़ने का सहारा देने का काम किया। हमने कभी भी वोट बैंक के रूप में किसी को यूज नहीं किया, जैसा कांग्रेस ने मेरे किया। ख्याल से बातचीत लंबी हो रही है। दूसरे दौर में रात- आप कह लें, समय ज्यादा लग रहा है। जी, रातों रात 27% आरक्षण किस परिस्थिति में लेके आई थी राघवेंद्र जी। क्या देश की जनता नहीं जानती? प्रदेश की जनता मूर्ख है क्या? लोकसभा के ठीक चुनाव के पहले आधी रात को आप असत्य तथ्यों के आधार पर बिना, चलिए, मैं लौटता हूं आपके पास। 27% ओबीसी मैं लेके आता आए, हूं, और आता जब हूं। मध्य प्रदेश में आपको गो कर दिया, आपको एक सीट पे मैं समेट दिया, लौटूंगा, तो आपने फिर उसी को उलझा दिया। सुरेश जी ये से मैं बात कांग्रेस करता का हूं। चरित्र है। तो राज- सही दोहरा बोलिए। चरित्र। राजपाल जी, प्लीज मुझे जी। हेड मास्टर की तरह ना बोलना पड़े, आप बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करें। सुरेश जी, पवन जी को भी सुना आपने, राजपाल जी को भी सुना,
उन्होंने क्रीमी लेयर के बारे में तो बात की, लेकिन बहुत बचते हुए की, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, कहीं कोई उसमें नुकरी चीज ना चुप जाए। राजपाल जी से मैं दूसरे दौर की बातचीत में जरूर सीधा उत्तर लूंगा। आपने निर्धन वर्ग, सवर्ण वर्ग के लिए, जो गरीब है उनके लिए बात की, लेकिन जो नौकरियों में होता है कि अगर कोई ओबीसी आरक्षित वर्ग का क्रीमी लेयर में है तो फिर पार्टियां उनको टिकट नहीं देना चाहिए, चुनाव में भी लागू हो। ये मेरा मूल मुद्दा था। सुरेश जी, आपकी राय भी। राघवेंद्र जी, बहुत स्पष्ट बात है जिसको हमेशा ध्यान रखने वाला है, क्योंकि देश के संविधान में ओबीसी के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। केवल संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के लिए 10 साल का प्रावधान किया था। ये तो राजनीति का निकम्मापन है कि उसको सुधार नहीं पाए और आज 70 वर्ष तक जो है अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिए जा रहे हैं। हमने उनका स्टेटस 70 साल में नहीं बढ़ाया और दुर्भाग्य है इस देश का कि हम 70 साल बाद भी ये तय नहीं करना चाहते, ये नहीं सोचना चाहते कि हमने जो आरक्षण दिया उसका इस वर्ग को लाभ कितना हुआ, उसकी कोई समीक्षा करना नहीं चाहता। यदि उसके संबंध में कोई स्टेटमेंट दे देता है तो राजनीतिक रोना इतना जबरदस्त रोया जाता है कि सामने वाला ये कहने का साहस नहीं रख सकता। मैं भी पत्रकार हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होता तो मैं भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। सुरेश जी, मैंने इसीलिए तो सवाल जोड़ा कि क्रीमी लेयर जब आप एक ही परिवार को बार-बार आरक्षण देंगे। राघवेंद्र जी, मैं एक स्वर में लगातार मैं अपनी बात कह देने दीजिए प्लीज मुझे। दूसरी बात यह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की, जो अपने आप में बड़ा एक आंदोलन हुआ था। सैकड़ों कार्यकर्ता जो है, हो सकता है कम होंगे वो, परंतु अनेकों लोग कार्यकर्ताओं ने जो थे वो उन्होंने आत्मदाह किया था इस के बारे में। ये सबको मालूम है, पूरा देश जानता है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण जो है वो देश की प्रतिभाओं के लिए अभिशाप है। आप प्रतिभाओं का हक काटते हैं तब आप आरक्षण देते हैं। आप वोट की फसल उगा सकते हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों वोट की फसल काट सकते हैं, लेकिन आप किस पर काट रहे हैं? ये उन प्रतिभाओं के हनन पर काट रहे हैं। उन प्रतिभाओं के योग्यता को आप खत्म करके आरक्षण के नाम पर फसल काटते हैं, इसलिए आपको ये कोई अधिकार नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं 2 स्टेटमेंट अभी सुन रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर अभी दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान, ओबीसी आरक्षण 27% 94 से मिल रहा था। जब 94 से मिल रहा है, लिख रहा आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो फिर कमलनाथ जी को अभी संशोधन क्यों करना पड़ा 27% का? क्या कमलनाथ जी इतने बड़े पार्लियामेंटर हैं, उनको ये मालूम है, उन्होंने संसद में वर्षों वर्ष काम किया है, केंद्र सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, और आप ये देखिए प्रोटेम स्पीकर रहे हैं लोकसभा के वो। क्या उनके अंदर इतनी अकल नहीं थी कि राजस्थान के अंदर मीणा और गुर्जर समाज का जो आरक्षण दिया गया था, वो महाराष्ट्र में मराठा को जो आरक्षण दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। मध्य प्रदेश में आप क्या ड्रामा करना चाहते थे कि 24 से 27% कर दिया? आपको मालूम था कि वो कोर्ट में जो है वैलिड नहीं होगा। मैं बार बार एक शब्द राघवेंद्र जी इस्तेमाल करता हूं कि क्या हमारी विधानसभाएं, हमारी लोकसभा कानून बनाते टाइम इस बात का कतई ध्यान नहीं रखती कि उनकी जिम्मेदारी क्या है कानून बनाने की, कि सुप्रीम कोर्ट में क्रैश हो जाता है, हाई कोर्ट में उनका कानून बनाया हुआ क्रैश हो जाता है, जबकि कोर्ट के पार्लियामेंट और विधानसभाओं में बनाए कानून के आधार पर जो है न्यायालय चलते हैं। लेकिन आज न्यायालय में विधानसभा का कानून निरस्त हो जाता है। ये क्या क्यों बनाया गया? इसका मतलब ये हुआ कि आप केवल राजनीति के लिए विधानसभा के पटल का उपयोग करते हैं, विधायी कार्य के लिए नहीं करते। ये एक राजनीति के लिए समझने वाला बहुत बड़ा ड्रामा। मैं अगली बात एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में। हाँ, मैं बहुत संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मान लो 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया, तो फिर आपने उसे ये व्यवस्था क्यों नहीं की कि वो 27% आरक्षण न्यायालय के द्वारा मान्य हो जाए? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको 0 कर दिया। यानी कि किसकी गलती से 0 हुआ? वो सरकार चली गई, राजनीति के। सुरेश जी, सरकार चली गई। इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि आप कानून बनाओ और वो गलत हो जाए। आप दूसरे पर जिम्मेदारी कैसे छोड़ के चले जाओगे? आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया अपने चैनल के अंदर और उसके बाद आप साइड में बैठ गए। आपका सबॉर्डिनेट कैसे कर पाएगा, या दूसरा जो है आपके स्थान पर आने वाला कैसे करेगा? क्या आपको ये ध्यान नहीं है? तो इसलिए जो है, और अब जो है 0 से 14% आना, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उपलब्धि है, परंतु कम से कम उस स्थिति में तो खड़े ही हो गए ना। चलिए, महाराष्ट्र की तुलना करेंगे तो खड़े हो गए। दिग्विजय सिंह का जो स्टेटमेंट है आज, महाराष्ट्र वाला तो राजनीति का है, वो मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। दिग्विजय सिंह जी का स्टेटमेंट आज साफ कह रहा है कि 27% 1994 से मिल रहा था, इसलिए कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं। इसका तात्पर्य स्पष्ट निकलता है। राजनीति में जो समझने वाले हैं वो इसको आराम से समझ सकते हैं।
जो किसान आंदोलन में मैं लौटूंगा आपके पास समय किया आ रहा हूं अभी अपन ओबीसी पर ही हैं, आरक्षण पर ही हैं, किसान पर बाद में चलेंगे। पवन जी, अगर 27% आरक्षण 1994 से था तो जो सवाल सुरेश जी ने रेज किया है, उठाया है, फिर उसकी जरूरत क्या पड़ी थी? अगर 94 से है तो फिर 2018 में जरूरत ही नहीं उसकी, या तो उसमें कोई वो गलत है या फिर ये गलत है। उच्च शिक्षा जो है कुछ डिपार्टमेंट में 27% आरक्षण था, उस समय काफी लोगों को मिला भी, लेकिन बाकी वृहद रूप से उसको 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने लागू किया। और अभी जो सबसे बड़ी बात है, जो सुरेश शर्मा जी बोल रहे थे कि अब हमने एक आरक्षण किया। भाई, संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया था, उस पर सुविधा है कि 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है। ऐसा नहीं होता कि बीच में खरीद फरोख्त करके गिरा दी जाए। तो भाई, जब अगर हम 5 साल के लिए थे तो हम 5 साल के जो हमारा वचन पत्र था, जिस तेजी से हमने 15 महीने में जितने वचनों को पूरा किया, हम वचन को पूरा करते और नहीं करते तब था। अगर इनमें भारतीय जनता पार्टी में दम था तो चल लेने देते 5 साल सरकार। लेकिन इन्होंने देखा कि कमलनाथ सरकार के काम को देख के घबरा गए कि अगर कहीं ये 5 साल काम कर लिया तो हमारी फिर से 60 साल की छुट्टी हो जाएगी। क्यों दम नहीं थे इनमें? हम तो बोल रहे हैं अगर 27% किया, विधानसभा में विधेयक पारित कराया तो हम करते, वो हमारा हेडेक था। हमारे यही भारत के अंदर ही कई सारे ऐसे स्टेट है जहां 50 की सीमा से ज्यादा है, उसको कैसे करते हो? हमारे अब विपक्ष में बैठ के तो नहीं कर सकते हैं। अब शर्मा जी बोल रहे हैं कि नहीं विपक्ष में बैठ करो, आगे वाले हम सोचे कि भाजपा आएगी, ये तो हमें समझ में नहीं पड़ा रहा कि हम आगे वाले को कैसे सोच के, हम तो भाई हम तो संविधान पे विश्वास। अब आगे क्या करेंगे? नहीं तो अब आगे हम तो लड़ाई लड़ेंगे, हम तो विपक्ष में। और इस जो बात बोल रहे हैं, सिसोदिया जी ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि आप उनसे पूछे, आप गलत उसको लेकर मैं बोल रहा कि साहब पूछिए उनसे कि इसका जवाब नहीं दिया, ये बोल रहा था मैं। तो मेरा वही पूछ रहा हूं ना कि जब मैं बोल रहा हूं कि अभी यहाँ बात आरक्षण की चल रही है, आरक्षण के लिए हमने अपना इतिहास बता दिया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल दें। और मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर इतने ही तैसी तो जब इनकी सरकार थी 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं किया? इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं देता। उत्तर ले लेते हैं अपन। लेकिन एक बात जो सुरेश शर्मा जी ने कहा कि अगर 1994 से 27% आरक्षण था, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने ये नहीं कहा उच्च शिक्षा में, उन्होंने कहा कि 2094 से हम आरक्षण दे रहे थे 27%, सरकार की मूर्खता के चलते ये मामला छिन गया। ये तो क्या 27% आरक्षण 94 से था जी? हाँ, कुछ अगर था तो फिर उच्च शिक्षा वगैरह में कई सारे तो ये बाकी जगह नहीं था। दिग्विजय सिंह जी के स्टेटमेंट संदर्भ में बात हो, राघवेंद्र जी चुनाव के संदर्भ में बात हो रही है, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं और आज वो शिक्षा की बातें करने लग रही है। कौन सा तर्क हो गया? चलिए मैं चुनाव के संदर्भ में दिग्विजय सिंह जी ने 2-3 मिनट बचे हैं। शर्मा जी मेरे तर्क को लेते ही नहीं है। शर्मा जी 2-3 मिनट, पूरी चर्चा में 2-3 मिनट का वक्त है, मैं लौटूंगा आपके पास। अभी जो राजपाल जी सवाल किए हैं पवन जी ने, उनके बहुत पॉइंटेड सवाल हैं और ऐसे उत्तर चाहिए, बिल्कुल न दाएं न बाएं, सीधे उत्तर। सीधा उत्तर तो मेरा यह है कि कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की जो व्यवस्था उस समय सदन में की थी, वह प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। गोविंद सिंह जी ने 8 जुलाई 2019 को एक पत्र सदन में रखा था। उस पत्र में ये लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 27% है, लिहाजा 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? और इस पे कांग्रेस क्या कह रही है? एक मिनट, समय कम लेकिन तो आपने राजपाल जी की जनसंख्या ओबीसी की 27% बताई है सदन के अंदर। राजपाल जी बस यही रुक जाइए आप। धन्यवाद राजपाल जी, देख रहे हैं सब। एक मिनट रुक जाइए, क्या ये सही बोल रहे हैं? विधानसभा में 27% आरक्षण की बात की थी और ये मैं इनसे पूछना, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? विधानसभा में विधेयक नहीं पास करवाया था? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण का विधेयक पास नहीं करवाया था? बताइए सिसोदिया जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि 14% आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया था? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बताइए, जवाब दीजिए ना, प्रतिपक्ष बना दिया। जवाब दीजिए। वो सुन ही नहीं, आवाज ही नहीं। बताइए, जवाब दीजिए। मैं जवाब पूछना चाह रहा हूँ कि क्या 14% आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया? मेरे पास ही मोबाइल है, क्या 14% आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया? क्या 27% आरक्षण का विधेयक पास नहीं कराया? आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि शिवराज सिंह चौहान अगर तो 15 साल तक आपने क्यों नहीं दिया आरक्षण? ये पूरी जनता देख रही है, ओबीसी की जनसंख्या 27% पर आपकी लुटिया डूबने वाली है। आप एक सच का सामना नहीं कर पाते हो। पूरे भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, आप लोग को मास्टरी हासिल है। लेकिन इस बार देख चुका, ओबीसी के चयनित शिक्षक बैठे, ओबीसी के ऐसे हैं, कोई आपका नुमाइंदा गया उनसे मिलने? कोई नुमाइंदा मिलने गया? ओबीसी के चयनित शिक्षक कितने दिन तक बैठे धरने पे? कोई गया मिलने? आप संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, इस बार यहाँ प्रदेश की जनता आपको बताएगी, आप घर बैठने वाले हो। ओबीसी की जनसंख्या 27% बताई गई है। एक सवाल का जवाब नहीं देना, बोलते रहिए, जनता देख रही है। आपने जनसंख्या गलत बताई।
अनिल पटेल जी, आप नगर निगम में जाओ, आपके बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और क्लेरिकल त्रुटि में वो मृत्यु प्रमाण पत्र बना दे तो कैसा लगेगा? आपने मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया ओबीसी वर्ग का, जनता देख रही है बात। बना दिया आपने। शिवराज सिंह चौहान ने क्यों नहीं किया? उसका जवाब तो नहीं दे पाए आप। पीठ में छुरा घोप दिया ओबीसी वर्ग के और बात करते हो। शिवराज सिंह चौहान ने क्यों नहीं, उसका जवाब तो दे दीजिए। उसका जवाब तो नहीं आपके पास ना, ये कंफर्म हो गया ना। चलिए अब सुरेश जी आपकी अंतिम टिप्पणी, समय खत्म हो चला है। 3 बातें मैं कहना चाहता हूं। बहुत संक्षेप में। पहली बात ये है, 3 बातें लेकिन बहुत संक्षेप में जी। बहुत संक्षेप में। आप नहीं रोकेंगे तो मैं जल्दी निपटा दूंगा। मैं बिल्कुल मौन साधे हूं। 3 बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात ये है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में 70 वर्ष क्यों लग गए, एक बात। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको 27% आरक्षण देना था और जायज लगता है तो आपकी 70 वर्ष सरकार रही, 55 वर्ष सरकार रही, तो संविधान में संशोधन करके 50% से 70% क्यों नहीं कर दिया। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण के बहाने से राजनीति करना बंद करके क्या हम वास्तविक धरातल पर लौटने के बारे में राजनीतिक दल सोच सकते हैं? इन तीनों बातों पर जरूर विचार करना चाहिए। जी बहुत 3 बातों हमारी बात, एक सेकंड आप बिल्कुल 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। सुरेश जी हमारी बातों को कभी समझने का प्रयास नहीं करते, हमेशा उन्हीं की तरफ बोलते हैं। हमने इतनी चीजें बोली, आपने उसका एक नहीं बोला, सब आप उल्टे उत्तर न दे रहे हैं। आप उत्तर दीजिए, ये सब समय नहीं बचा है। एक बात मैंने ये नहीं पवन जी एक मेरी बात सुनिए। ये बताता है कि कांग्रेस एक सेकंड मेरी बात सुनिए। संविधान के सबसे बड़ी गद्दारी की, ये स्पष्ट है। आप हमको बोल रहे हैं कि आरक्षण के बात कर रहे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चाह रही है ना भाजपा ने गलत किया ना। पवन जी, सुरेश जी बीजेपी या कांग्रेस के नहीं है। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूं कि मेरी बात नहीं, एक सेकंड मेरा कहना यह है कि उनके 3 सवाल थे और 3 बातें दे दीजिए। मैं वो बात कह रहा हूं जो निवेदन किया था कि मेरी भावनाओं को भी कदर कर लेना। अरे आप उत्तर दीजिए। इंदिरा गांधी ने सवाल अब कदर बदल का टाइम खत्म हो गया ना, संविधान का सबसे बड़ा मजाक किया था। चलिए आप कोई भी राजनीतिक दल संविधान की इतनी बड़ी बातें कुल मिलाकर सुरेश जी समय अनुमति नहीं दे रहा है। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा, राजपाल जी आपका भी, सुरेश जी आपका भी, पटेल साहब आपका भी। कुल मिलाकर राजनीति में अगर श्रेय लेने की बात ना हो तो ऐसा लगेगा जैसे आपने राजनेताओं को उपवास पर भेज दिया है। तो श्रेय तो लेंगे, लेकिन हमारा कहना यह है कि इस श्रेय के साथ साथ कुछ सकारात्मक भी हो जाता है कि ओबीसी को लाभ मिले। राजनीति तो चलती रहेगी। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।